नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शालिनी और मैं आपको लेके आई हूँ हमारी मैजिकल मैथ जर्नी में। तो स्वागत है आपका अध्ययन मैथ एंड साइंस मीडिया में। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि मैथ समझ नहीं आता या मैथ से डर लगता है? बाकी सब सब्जेक्ट तो आराम से हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैथ्स पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है या बोर फील करने लगते हैं। कई बार कई बच्चों के साथ ऐसा भी देखा गया है कि जब टीचर ने क्वेश्चन सॉल्व करवाया तब तो उनको समझ आ गया, लेकिन जब वो खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो स्टेप्स भूल जाते हैं। या फिर एक क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं और जैसे ही सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं उस क्वेश्चन के तो अटक जाते हैं और बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। कई बार ये भी प्रॉब्लम देखी गई है कि क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व कर दिया लेकिन आंसर गलत आया और घंटों गलती कहाँ हुई ये देखने में आप बिता देते हैं और परेशान होकर बुक्स को बंद कर देते हैं। तो बच्चों, घबराने वाली तो कोई बात है नहीं इसमें, क्योंकि 80% स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है। और इसका जो मेन रीज़न है वो ध्यान से सुनो कि आप मैथ्स को समझने के बजाय रटते हो। लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चा पार्टी हम सब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ आपको मैथ्स को समझना आसान ही नहीं होगा, बल्कि मैथ्स के साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी, मित्रता हो जाएगी। इस साल बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो बच्चों प्रिपरेशन फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि कंपटीशन है बहुत टफ। मैं अपने स्टूडेंट से सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, दैट यू हैव 2 choices ओनली। Either you spoil your present 3-4 years and face the struggle of decades, or spend 3 to 4 years with books for the freedom of decades. So now it's fully depends up to you that whether you want to be chooser or you want to be loser. And you don't need to be a sharp mind human to be my student. All right? Because I believe that just give me a person with some decent basic education, then it is my responsibility, it is my job to extract champions from him or her. तो प्यारे बच्चों, तुम मुझे समय दो और मैं तुम्हें कामयाबी दूंगी। तो इसी के साथ हम आज के इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का लेक्चर। तो बेटा, क्लास 10 में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे और रियल नंबर्स में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल है मैथ्स की स्ट्रैटेजी क्लास 10th की। ठीक है, तो हमारी जर्नी में आपको हमारे साथ रहना है और हमारा वादा है कि हम आपको दिलवाएंगे बहुत बढ़िया मार्क्स मैथ्स में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखो, आप लोग 6th क्लास से 9th क्लास तक जो कुछ भी पढ़ते आए हो नंबर सिस्टम के अंदर, दे ऑल आर रियल नंबर। इवन, प्राइम, ऑड, जितने भी कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स, ये सारे के सारे क्या है, हमारे रियल नंबर्स के अंडर आ जाते हैं। रैशनल, इरेशनल, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं कैसे। देखो, नेचुरल नंबर जब 0 नहीं होता है ना, काउंटिंग हमारी 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है, देन दे आर नेचुरल नंबर। अब जब 0 आ जाता है काउंटिंग में, 0 1 2 3 4 करके हम काउंट करते हैं तो वो होल नंबर होते हैं। तो होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ जाते हैं। अब देखो बेटा, इंटीजर्स क्या होते हैं, जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, इसको होल नंबर को और क्लासीफाई किया गया। तो इंटीजर्स की फॉर्म में क्लासीफाई किया गया कि भाई कुछ हमारी नेगेटिव टर्म्स बना दी, कुछ पॉजिटिव टर्म्स बना दी। तो नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, और इंटीजर्स के अंदर ही हमारे होल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो, रेशनल नंबर हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? P/Q की फॉर्म में। P/Q का क्या मतलब हुआ? फ्रैक्शन। सिंपल भाई, एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। ठीक, अब देखो ये P/Q की फॉर्म में आ गया। इसकी कंडीशन क्या होगी यहाँ पर? P and Q आर को प्राइम नंबर्स। P and Q क्या होने चाहिए बेटा? को प्राइम नंबर्स। व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? जिनके कॉमन प्राइम नंबर्स ना हो। ठीक है, जिनके कॉमन प्राइम नंबर्स ना हो। जैसे
5/12 हमने ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है, देखो 5 के प्राइम नंबर क्या होंगे, 1 × 5 और 12 के 2 × 3 × 2। तो कॉमन प्राइम नंबर, इसके प्राइम नंबर क्या है बेटा 1 और 5, और इसके प्राइम नंबर क्या है 2, 3 और 2। तो दे आर रेशनल नंबर, ठीक है, वी कैन कंसीडर इट एज रेशनल नंबर। और दूसरी चीज, सेकंड कंडीशन क्या होती है बेटा रेशनल की, कि आपका न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर क्या है p, इट कुड बी 0, ये 0 हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, ये हो जाती है दूसरी कंडीशन, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे रेशनल नंबर। अब हमारी पहचान कैसे हो, इरेशनल नंबर हमें कैसे पता चलेगा कि मैम ये इरेशनल नंबर है। देखो 2 तरीके हैं इसको जानने के। पहली चीज तो रूट के अंदर हमेशा आपका प्राइम नंबर होगा, ठीक है, रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा। दूसरा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, जैसे 4 का स्क्वायर क्या है, 4 किसका स्क्वायर है बेटा 2 का, है ना। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर है 4 का। 25 किसका स्क्वायर है 25 5 का। तो ये सारे के सारे क्या है, दे ऑल आर रेशनल नंबर, ये सब रेशनल नंबर्स है, ठीक है, दे ऑल आर रेशनल नंबर। और जैसे 3 है, 3 इज अ प्राइम नंबर, तो ये इरेशनल हो गया। 5 इज अ प्राइम नंबर, ये इरेशनल हो गया। √3 इज अ प्राइम नंबर, ये भी इरेशनल हो गया। अब दूसरी कैटेगरी क्या आ जाती है हमारी पहचान में, देखो ये भी आपको समझा देते हैं। जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा बेटा डेसिमल्स पढ़ा था, है ना, डेसिमल्स पढ़ा होगा आपने। तो डेसिमल्स कितने टाइप का होता है बेटा, डेसिमल होता है 2 टाइप का, है ना। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई जिसको डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या मिल गया 0, ठीक है, जिसका रिमाइंडर हुआ 0 तो दैट नंबर वुड बी टर्मिनेटिंग। इसका रिमाइंडर कितना होना चाहिए बेटा, रिमाइंडर हो जाता है 0, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग को भी कैटेगराइज किया गया है 2 तरह से। कैसे कैटेगराइज किया गया है नॉन टर्मिनेटिंग को, कि नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह का होता है, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। देखो ये तो डिवाइड होके इसने तो रिमाइंडर दे दिया 0, लेकिन यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग भाई डिवाइड हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा। तो 2 कंडीशन आ जाती है कि भाई या तो वैल्यू रिपीट होगी, या तो वैल्यू रिपीट होगी या नॉन रिपीटिंग टर्म होगी, या तो रिपीटिंग टर्म होगी या नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब जैसे मान लो 1.22222222 है ना, या 1.83838383 ऐसे करके कोई वैल्यू मिल गई, ठीक है, तो दे आर रिपीटिंग, ठीक है। कि बार लगाते थे ना 9th क्लास में, उसके ऊपर जब रिपीट हो रही होती थी टर्म तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, तो दे आर रिपीटिंग। तो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग ये दोनों क्या होते हैं बेटा, जो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग टर्म्स होती हैं, दे आर रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग आर रेशनल नंबर, ये दोनों रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग ये दोनों रेशनल नंबर होंगे। लेकिन जब हम नॉन रिपीटिंग की बात करेंगे बेटा, तो नॉन रिपीटिंग जो होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है। नॉन रिपीटिंग इज इर्रेशनल नंबर। देखो इस बार बोर्ड्स में आया था एक क्वेश्चन, आपको पहचान, देखो एक ट्रिक है पता करने की कि भाई एक जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमने किसी इर्रेशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर के साथ प्लस किया तो आंसर क्या होगा, या किसी इर्रेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या होगा, या किसी इर्रेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर के साथ डिवाइड किया तो आंसर क्या होगा। या ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई किसी इर्रेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या होगा। अब भाई इर्रेशनल नंबर टर्म्स क्या है कि भाई डेसिमल के बाद वो मतलब रिपीट नहीं होती है, वो चलती जाती है। जैसे पाई की वैल्यू है ना 1.732 करके और वो 3.141 ठीक है करके वो चलती जाती है, वो ख़त्म नहीं होती है, ठीक है, पाई की वैल्यू। तो अगर मैंने आपको बोला कि कोई एक टर्म ऐसी कंसीडर करो कि मैं बोल रही हूँ कि ठीक है 2 को सब्ट्रैक्ट करो
87532, 1.785328 946456782। तो तुम क्या बोलोगे, अरे 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 मैम रुको तो सही, आप रुकोगे तभी तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी। तो मैं बोलूंगी भाई ये तो इरेशनल नंबर है तो मैं रुक ही नहीं सकती। तो आप क्या बोलोगे, तो मैम सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, फिर तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो जिस तरह से सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा उसी तरह से मल्टीप्लाई भी नहीं हो पाएगा, डिवाइड भी नहीं हो पाएगा और ऐड भी नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा हमें, रैशनल जो इरेशनल नंबर है वो रैशनल के साथ चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है बेटा, आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा, ये समझ लो। ठीक, इरेशनल ही आंसर आएगा। ऑल राइट, ठीक है। तो ये तो समरी थी रैशनल इरेशनल पहचानने की। चलो अब हम एक्सरसाइज देखते हैं आगे टॉपिक को। अब यहाँ पर आपके पास एक थ्योरम है बेटा, इसमें चैप्टर में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। देखो हर एक जो कंपोजिट नंबर होता है उसको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर्स अकर। जैसे कि इसको किस तरह से लिखेंगे, मान लो हमने एक कंपोजिट नंबर ले लिया, हम ले लेते हैं 100 अरे हम ले लेते हैं 144। ठीक है, 144 हमने कंसीडर किया। तो 144 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 3 × 2 × 3 6 और 6। तो 2 × 3 × 2 × 3 × 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 × 12 44, 144। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से ना लिख के, देखो जितनी टाइम्स 2 रिपीट हुआ है 1 2 3 4 उसकी पावर डाल देंगे, वैसे ही 3²। तो एक यूनिक ऑर्डर होता है जिसमें कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्राइम फैक्टर्स को। ठीक है, तो किसी भी ऑर्डर में इसको हम रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही हमारी अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम भी कहती है। ऑल राइट, तो देखो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम। अच्छा, इसमें एक चीज रह गई है बेटा, देखो एक फॉर्मूला आपका रह गया है। देखो वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है LCM into HCF is equals to product of टू टर्म्स। ठीक है, ये दो टर्म्स क्या हो सकती हैं, देखो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। एंड सेकेंड टर्म, तो एंड हटा देते हैं हम और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, और हम ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ऑल राइट, तो चलो इसी के साथ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज रियल नंबर्स की। ठीक है बेटा, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें हर एक नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंट करना है इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। ठीक है, तो देखो पहला दिया है 140, तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 7 जा 14 होता है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 है ना, 5 7 जा 35 और यहाँ आ गया 7 and 1। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, देखो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 × 2 × 5 × 7। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है ना, तो यहाँ लिख देंगे 2², यहाँ लिख देंगे 5 और यहाँ लिख देंगे 7। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हमारे पास है 156। ठीक, देखो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम ले लेते हैं, इसका 156 का। तो 156 का हमने किया तो इसको 2 से कर देते हैं, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16,
2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ये जा रहा है 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और लो ये भी हो गया। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 कितना हो जाएगा ये 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। हमने ले लिए इसके प्राइम फैक्टर्स। ऑलराइट, तो देखो हमने ये क्वेश्चन भी कितनी आसानी से कर लिया है ना, सिंपल 10th क्लास, कोई टफ थोड़ी है। तो चलो इसी तरह हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम आ जाते हैं 3825। तो बेटा जब इसका हमने एलसीएम लिया तो पहले जा रहा है ये 3 से 3 प्राइम फैक्टराइजेशन नॉट एलसीएम। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 8, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 10। वापिस से जा रहा है 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 से जाएगा 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, ये भी 5 से जाएगा 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर आ गया 17। तो देखो इसके फैक्टर्स मिल गए हमको बहुत आसानी से 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे, देखो 3 का पेयर बन रहा है तो आ गया 3 स्क्वायर, 5 का पेयर बन रहा है तो आ गया 5 स्क्वायर और यहाँ आ गया 17। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट में दिया है 5005। तो 5005 को कैसे करेंगे, पहले जा रहा है 5 से, ठीक है। अब ये किस वैल्यू से जाएगा, अब ये जाएगा 7 से, 7 4 जार और 3 जार, ठीक है। अब ये किस वैल्यू से जा रहा है, ये जा रहा है 11 से, 11 1 जा 11, 11 3 जार और यहाँ आ गया 13, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए, इसको सिंपली हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ऑलराइट, कुछ भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा है तो कुछ भी पावर के साथ हमें नहीं लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 7429। 7429। तो ये सबसे पहले किससे जा रहा है, ये जाएगा 17 से, 17 4 जार 3 जार और 9 जार, ठीक है। ऑलराइट, ये हमको नहीं 9 जार नहीं, ये जाएगा 7 जार। हाँ अब ठीक है, ठीक। अब क्या होगा, कौन से टेबल में आ रहा है ये 19 के टेबल में आ रहा है, 19 2 जार 19 3 जार, ठीक है। तो यहाँ मिल गया 23। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए, देखो 17 इंटू 19 इंटू 23, यही इसके फैक्टर्स होंगे। ऑलराइट, तो हमने ये क्वेश्चन तो बड़े आराम से सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट में देखते हैं क्या बोला है। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। ये जो हमें इंटीजर्स का पेयर दिया है इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वेरिफिकेशन को जब भी करेंगे तो हमेशा एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड लेके करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी 26 एंड 91। तो सबसे पहले 26 के हम प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं बेटा। 26 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 13, ठीक है। और 91 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 13 7 जार, है ना। तो अब देखो वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ। अब इसका हमें क्या लेना है, पहले तो इसका एचसीएफ देख लेते हैं हम। एचसीएफ क्या है यहाँ पर 13 है, ठीक। ओके, अब हम एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम क्या आ रहा है, देखो जो रिपीट हो जाता है ना उसको फिर हम दोबारा से नहीं लेते, तो उसको एक ही बार लेते हैं, जैसे 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। तो इनको हम करेंगे अब मल्टीप्लाई। यहाँ पे पार्टीशन ड्रॉ कर देते हैं। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 7 इंटू 13 तो हमको कितना मिला है 91 इंटू 3 91 182 मिल रहा है ना 90, ठीक है। 91 2 जार 182, ठीक है। तो ये मिल गया एलसीएम। अब हमको क्या वेरीफाई करना है, इसकी वजह से तो कोई ज़रूरत है नहीं। देखो अब हमको क्या वेरीफाई करना है, हमें करना है एलसीएम। तो हम ले लेंगे पहले एलएचएस।
तो LCM इंटू HCF। अब देखो बेटा LCM की वैल्यू क्या है हमारे पास, LCM मिला है 182 और HCF मिला है 13, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा 2366। ठीक, उसके बाद हम निकालेंगे RHS, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि 26 इंटू 91 करना है, और जब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम आंसर मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ऑल राइट, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहना, ठीक है। तो इसके सेकेंड पार्ट में हमको बोला है 510 एंड 92। तो पहले तो 510 के हम फैक्टर्स ले लेते हैं। तो 510 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 30 है ना, 17 होगा, ठीक है। ओके, और फिर हम लेंगे 92 के फैक्टर्स। तो 92 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, 23 2 जार 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। इसके फैक्टर्स होंगे। अब HCF क्या मिलेगा इसका, देखो सबसे पहले हम HCF ढूंढ लेते हैं। तो देखो इसमें ये 2 रिपीट हो रहा है और 3 रिपीट हो नहीं, ये तो 23 है ना, सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है, तो HCF तो हो गया 2, और तो इसमें कुछ रिपीट हो नहीं रहा है ना। अब LCM हम देख लेते हैं, LCM ऑफ 510 एंड 92। तो बेटा LCM कितना मिला इसका, देखो जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिख लेना, ये रिपीट हो रहा है तो इसको तो एक बार लिख लेंगे। फिर बच रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। इन सबको जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 23,460, ठीक है। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा, 23,460। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर देखो LCM मिल गया हमें, HCF मिल गया, ठीक है। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पर पहले तो LHS हम लिखेंगे। LHS में हम क्या लिखेंगे, LCM इंटू HCF। तो देखो LCM कितना है हमारे पास, 23,460 इंटू 2। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, 6920 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया LCM इंटू HCF। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो बेटा नंबर्स क्या क्या है हमारे पास, देखो 510 इंटू 92, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, आप चेक करके देख लो एक बार, यही आंसर मिलेगा। तो हमारा वेरीफाई हो गया, तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है बेटा। ऑल राइट, इसका थर्ड पार्ट आप लोग होमवर्क में करोगे, ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है। और कमेंट में आप बताओगे कि आपको इसका क्या आंसर मिला, ठीक। चलो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका LCM और HCF निकालना है, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना इजीली हो जाएगा। अभी जस्ट हमने कितने सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व किए है ना, तो डायरेक्ट इसको उसी मेथड से करते जाना। जैसे कि आपको दिया है, पहले फर्स्ट पार्ट दिया है 12। पहले एक काम करते हैं, हम लोग पहले निकाल लेते हैं इसका, हम लोग निकाल लेते हैं इसका इसके फैक्टर्स ले लेते हैं पहले। 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे, है ना। 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 5, और 21 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 7। अब देखो बेटा इसका HCF क्या मिल रहा है आपको, HCF क्या लग रहा है इसका, देखो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3 ही तो है ना। तो HCF कितना हो जाएगा इसका 3,
और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 3 तो रिपीट हो रहा है तो उसको तो सिर्फ एक बार लिखेंगे और बाकी जो बच रहा है वो सब हम लिखेंगे। तो क्या क्या मिल रहा है हमें, 3 तो मिल गया, 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। और इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 × 12 420 आंसर होगा इसका, ठीक। ऑल राइट, तो इसका सेकेंड पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। आपको होमवर्क भी दिया जाएगा और आपको कमेंट्स में अपने होमवर्क के आंसर्स बताने हैं, ठीक है। चलो, और जिसका पहला कमेंट होगा उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बोलेंगे, ठीक है। तो 17, 23 एंड 29, तो 17 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 × 17, देखो तीनों प्राइम नंबर हैं। 23 1 × 23 और 29 1 × 29, 29 भी किसी उसमें टेबल में नहीं आता। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF तो हो जाएगा 1, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो इसमें सिर्फ 1 है। और LCM क्या हो जाएगा, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 17 × 23 × 29, और इनको मल्टीप्लाई करके आंसर मिलेगा 11,339, ठीक है बेटा। इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर मिलेगा 11,339। ऑल राइट, चलो भाई जल्दी से अपनी रेलगाड़ी दौड़ाते हैं और इसका थर्ड पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया है 8, 9 एंड 25। 8 के फैक्टर्स लिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 9 के फैक्टर्स लिए 3 3 जा 9 और 25 के फैक्टर्स लिए 5 5 जा 25। तो HCF तो भाई देखो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो HCF तो मिला 1 और LCM कितना मिला इसका, LCM कितना मिला बेटा, देखो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो ये सब मिला है, 2 मिल रहा है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है। 5 2 जा 10, 100 हो गया, ठीक है, यही आंसर है 1800। ऑल राइट, तो चलो बढ़ाते हैं अपनी गाड़ी और पहुंच जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, गिवन दैट HCF, हमें HCF गिवन है इक्वल्स टू, भाई देखो ये 2 टर्म्स गिवन है और इन दोनों टर्म्स का HCF है 9, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हमको फाइंड आउट करनी है फाइंड LCM 306, इसका LCM हमको फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन क्या क्या है, देखो ये 2 टर्म्स गिवन है ना, ये 2 टर्म्स गिवन है और ये हमें गिवन है HCF। तो फॉर्मूला क्या डालेंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। करवाया था ना अभी आपको पीछे ये फॉर्मूला। तो देखो ये हमें क्या मिला, HCF मिला है, तो LCM तो हम एज इट इज लिख देंगे और HCF कितना मिला है 9, है ना। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 306 × 657। अब 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड। चलो यहाँ लिख लिया LCM इज इक्वल्स टू 306 × 657 अपॉन 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके देख लो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, एक काम कर दें, अच्छा इसी को काट लेते हैं, 3 2 जा 6 19, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसको मल्टीप्लाई करके हमको मिलेगा 22,338 इसका आंसर, ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, चेक वर्ड द 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो अगर 6n किसी भी ये बोल रहे हैं चेक वर्ड द 6n कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या 6n किसी नंबर मतलब n की हम कोई भी वैल्यू अगर रिप्लेस करें, यहाँ पर n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर हम n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रिप्लेस करें और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम्स, तो क्या हमें ऐसी कोई डिजिट मिलेगी जिसमें एंड में 0 मिलेगा, सबसे पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, देखो 6n है ना, 6n का मतलब क्या हो गया, देखो 6n का मतलब क्या हो गया बेटा,
6n का मतलब हो गया कि भाई कोई एक ऐसी डिजिट आ रही है जिसको कि हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 6n तो पावर है ना, तो 2 × 3n हो जाएगा, तो इसको ऐसे 2n और 3n भी लिख सकते हैं हम, है ना। अब हमें कोई ऐसे डिजिट चाहिए जिसके एंड में 0 मिले। एंड में 0 मिलने का मतलब क्या होता है बेटा, अगर हम 10 लिख रहे हैं तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 5, है ना। अगर हम 100 लिख रहे हैं तो 100 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 5 × 5। यानी कि इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि भाई जिसके यूनिट प्लेस में 0 हो उस वैल्यू के फैक्टर्स 2 और 5 डेफिनेटली होंगे, ठीक है। जिस वैल्यू के यूनिट प्लेस में 0 हो उसके फैक्टर्स होंगे 2 और 5। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है फैक्टर्स, यहाँ पर मिल रहे हैं 2 और 3। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इसमें हम सिंपल लिखेंगे, इफ 6n ends with digit 0, then it should have 2 and 5. It should have factors 2 and 5, but फैक्टर्स ऑफ, तो लेकिन हमको क्या दिख रहा है, इसके फैक्टर्स 2 और 5 तो हमें दिख नहीं रहे, तो हम क्या लिखेंगे, लेकिन इस फैक्टर्स ऑफ 6n क्या है, 2n and 3n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2n × 3n। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर देयर कुड नॉट बी एनी डिजिट एंड विद 0 इफ देयर वुड बी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो check whether 6n can end with the, so 6n cannot end with the digit 0 for any natural number n। तो हम लिखेंगे therefore 6n cannot end with the digit 0, यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, with the digit 0 for any नेचुरल नंबर n, ठीक है बेटा। ऑल राइट, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आ जाते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है बेटा, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा, जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ऑलराइट, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स का मतलब देखो, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मान लो इसको हमने n1 कंसीडर कर लिया, ठीक है, नंबर 1, तो ये क्या हो जाएगा 7। देखो दोनों के पास कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर दोनों के पास 13 कॉमन मिल रहा है ना। पहले एक काम करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं, 7 × 11 × 13 + 13। अब यहाँ पर हमने 13 ले लिया कॉमन, जब 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ बना 7 × 11, 13 तो बाहर आ गया, फिर यहाँ पर आएगा प्लस का साइन और ये 13 भी बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा 1, है ना। अब क्या करेंगे, 13 × ये हो जाएगा 77 + 1, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 78, और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हम 78 के फैक्टर्स ले लेते हैं, ऐसा करते हैं 13 × 78 के फैक्टर्स होंगे 2 3 6 13, है ना। 13 6 × 78 होता है ना, और 6 के फैक्टर्स हो गए 2 × 3। चलो अब हम n2 ले लेते हैं यहाँ पर। तो n2 की वैल्यू देखो, n2 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है बेटा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना, × 1, और फिर है +5। तो यहाँ पर देखो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है ना, ये रहा 5 और ये रहा 5, तो हमने ले लिया 5 कॉमन। तो यहाँ क्या बचा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2, और 1 तो खैर लिखने की ज़रूरत है नहीं, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, और प्लस यहाँ पर बचा 5, तो ये हो गया 1, क्योंकि 5 हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ आ जाएगा। देखो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा हमें, 5, यहाँ 7 × 6 × 4 × 3
इंटू 2, अच्छा इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक काम करते हैं, 6 24 42, 24 इंटू 42 हो जाएगा 1008, हाँ, और ये हो जाएगा +1, तो यहाँ आ जाएगा 5, और इन दोनों को ऐड किया तो कितना मिला 1009, और इसका मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमको दिख रहे हैं कि 2 फैक्टर्स हैं। तो देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स इसके पास भी हैं और ऑलमोस्ट 2 फैक्टर्स इसके पास भी हैं, 1 को भी अगर हम मान ले तो हम ये बोल सकते हैं कि बोथ n1 एंड n2 आर एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, है ना। इन दोनों को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोथ n1 एंड n2 आर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर कर सकते हैं ना। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट, ये दोनों प्राइम नंबर है ना, और ये भी सारे प्राइम नंबर हैं, 2 से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा है, तो वी कैन कॉल इट दैट इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड में। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, जब वो 1 राउंड लगा रही है ना इस फील्ड का सोनिया, तो उसको लग रहे हैं 18 मिनट, ठीक है। उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको लग रहे हैं 18 मिनट्स। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि भी इतना ही कवर कर रहा है, लेकिन उसको कितना टाइम लग रहा है बेटा, उसको टाइम लग रहा है यहाँ पर 12 मिनट्स फॉर द सेम, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। अच्छा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। इसके बाद क्वेश्चन है कि भाई दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया और सेम पॉइंट से स्टार्ट किया और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट बाद ये सेम पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट किए, दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया है और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितने मिनट बाद दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे बेटा इसमें, देखो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, तो टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, टू ड्राइव 1 राउंड हम लिख देते हैं। कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट्स। और सेम देखो रवि टेक्स, टाइम टेकन बाय रवि, टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो रवि ने कितना टाइम लिया, 12 मिनट्स। भाई हमको सबसे पहला निकालना ना कि सबसे पहली बार ये कब मिलेंगे। देखो यहां से सोनिया ने स्टार्ट किया था, कहां से, यहां से सोनिया ने स्टार्ट किया था, देखो यहां से सोनिया ने स्टार्ट किया था, उसको 18 मिनट लगे यहां तक आने में। फिर उसके बाद रवि ने भी सेम पॉइंट से स्टार्ट किया और रवि भी सेम डायरेक्शन में गया, सोनिया इस डायरेक्शन में गई ना, और रवि भी सेम डायरेक्शन में गया और रवि ने स्टार्ट भी सेम पॉइंट से किया, जैसे यहाँ से, ठीक है। तो रवि भी इतने सेम डिस्टेंस उसने कवर किया है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है, तो रवि को कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट्स लगेंगे। अब कितने टाइम के बाद ये दोनों कब एक साथ मिलेंगे वापस से, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना होगा, किसका, 18 का और 12 का। तो 2 9 जार 18, 2 6 जार 12, 2 9 जार 18, 2 3 जार, तो 3 3 जार और 3 1 जार, और यहाँ आ गया 3। तो कितना आंसर मिला, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो आंसर कितना मिला, 3 2 6, 3 2 6, 36 मिनट्स इसका आंसर हो गया, ठीक है। 36 मिनट बाद दे विल मीट एट द सेम पॉइंट, ठीक, दे विल मीट, नॉट एट द सेम पॉइंट, दे विल मीट। ऑल राइट, चलो बच्चों, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज
1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।